इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन दोनों ही बेहद जरूरी हैं और इसके लिए फंड ऑफ फंड्स आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। फंड ऑफ फंड्स यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं या ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं एक खास मेहमान, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी मिस्टर चिंतन हरिया। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते पंकज जी। सर, आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं अगर हम फंड ऑफ फंड्स की बात करें, और हम देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए फंड ऑफ फंड्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं बिकॉज बहुत सारी चॉइसेस हैं, और आपके पास तो खास तौर पर हम अगर बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो पहले तो ब्रीफ में फंड ऑफ फंड्स किस तरह से इसमें हेल्प कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अलग अलग तरह के जो आपके पास फंड ऑफ फंड्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। जी, तो हम फंड ऑफ फंड्स की अगर बात करें तो एक मूल तकलीफ जो इन्वेस्टमेंट में होती है वो ये है कि इक्विटी में कितना निवेश करें, डेट में कितना निवेश करें। अच्छा, इतने सारे सेक्टर्स है तो कौन से सेक्टर में कब निवेश करें। हमने ये देखा है कि निवेशक आमतौर पर कोई भी सेक्टर में जब सेक्टर में तेजी आ जाती है उसके बाद निवेश करते हैं। बिल्कुल सही बात। इक्विटी में भी अगर हम देखें तो 2020 मार्च में बहुत कम लोगों ने निवेश किया, पर आज अगर निवेश करना है 18,000 के बाजार पे तो लोग आसानी से निवेश कर रहे हैं। तो लोगों को ये जो एसेट एलोकेशन है और जो कौन सी स्कीम में कब इन्वेस्ट करना है, इसमें परेशानी होती है, और उसमें लाजमी, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता। इन्वेस्टमेंट्स भारत में सिखाए नहीं जाते। लोग पैसा लगाते हैं, पैसा खोते हैं और फिर सीखते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना लोगों को एक ऑप्शन दिया जाए कि हमारी जो एक्सपर्टीज है, कौन से फंड्स कब चुनने चाहिए, कौन से कितने मात्रा में इक्विटी में निवेश करना चाहिए, और काफ़ी साइंटिफिक बेसिस पे निवेश होना चाहिए। कब कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन से सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये सब जो प्रश्न निवेशकों के दिमाग में आते हैं, भारत में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, बाहर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, बाहर कौन से ज्योग्राफी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी प्रश्नों के जो आंसर्स है वो हमने सोचा क्यों ना फंड ऑफ फंड्स के द्वारा हम निवेशकों के लिए ऑप्शंस लाए। और इसीलिए हमने पिछले 4-5 सालों में, जैसे कि आपने कहा, एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड, ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड, डेट मैनेजमेंट फंड ऑफ फंड इत्यादि, और 3-4 फंड ऑफ फंड है जो लोगों को जो प्रश्न होते हैं, जो उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको आंसर करने के लिए हमने ये फंड ऑफ फंड्स लाए हैं। फंड ऑफ फंड, जैसे कि आपने सही कहा, बहुत ही सिंपल चीज़ में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो जो आप पैसा लगाते हो फंड ऑफ फंड में, फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टीज के साथ इक्विटी में कितना लगाना चाहिए, डेट में, और फिर इक्विटी में कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए, डेट में कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए, गोल्ड में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें फंड ऑफ फंड में आ जाती है। अलग अलग फंड ऑफ फंड अलग अलग चीज़ें करते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पर ये ब्रॉड आउटलुक है। क्योंकि 2018 फरवरी में जब बजट आया और जो इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन आया 10% से, तो जो फंड ऑफ फंड और इक्विटी का टैक्सेशन है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, और इसीलिए फंड ऑफ फंड आज निवेशकों के लिए हम ला पाए हैं, जो उनके लिए टैक्सेशन के हिसाब से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता प्योर इक्विटी से, और उनको एक सोल्यूशन आ जाता है कि कौन सी मात्रा में इक्विटी, डेट, थीम्स, सेक्टर्स, इंटरनेशनल, लोकल में निवेश करना चाहिए। चिंतन जी, आपने अभी एक बात बोला कि अब निफ्टी 50 18,000 के पास पहुंच गया है, टच कर रहा है। तो अब आगे क्या लगता है, अगले अगर मैं बात करूं 1-2 साल की, तो यहाँ से किस तरह का मूवमेंट आप देखते हैं? तो मुझे करीबन 17 साल हो गए बाजार में, और जब मैंने ज्वाइन किया था काफ़ी मार्केट और भारत दोनों काफ़ी छोटा था। करीबन 30 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था करीबन 250 लाख करोड़ है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है 5-6 सालों में हम शायद 400 लाख करोड़, 450 लाख करोड़ भी हो जाए। तो भारत में जैसे जैसे मिडिल क्लास पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, डिमांड ग्रो हो रहा है। अब मैं वीकेंड पे मॉल में था जो लोअर परेल में है, वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि भारत में मंदी नाम की तो कोई चीज़ दिखती नहीं है। आज अगर हम सभी रिसोर्ट्स की बात करें, होटल्स की बात करें, तो बुकिंग भी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम ये हफ्ते बॉम्बे में ही थे। कल मैं भी मलाड में एक मॉल में था, और सेल भी चल रही थी, लेकिन जिस तरह का क्राउड वहाँ पर देखा, मतलब पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कंजम्पशन तो डेफिनेटली मतलब अच्छा खासा है। और बहुत लोग ये बात करते हैं कि भारत में हर साल 2 करोड़ युवा आने वाले हैं नौकरी के लिए,
उतनी नौकरियां नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ वो 2 करोड़ में से अगर 50 लाख को भी नौकरियां मिलेगी तो यूरोप और अमेरिका में जो टोटल नौकरियां है उससे ज़्यादा नौकरियां भारत में क्रिएट होगी। तो भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो होने वाली है। तो जो आपने प्रश्न कहा आगे क्या, हमारे पास अच्छी कंपनियां हैं, हमारे पास इतने सारे सेक्टर्स हैं जहां पर वर्ल्ड बीटिंग कंपनियां हैं। फार्मा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑटो की बात करें, सीमेंट की बात करें, सभी कंपनियां वर्ल्ड बीटिंग कंपनियां हैं। तो भारत की ग्रोथ तो होगी, उसी के साथ साथ हमारी ग्रोथ भी हो सकती है अगर आप सही तरीके से निवेश करें। और हमारी ऐसी आशा है कि हम फंड ऑफ फंड के माध्यम से या हमारे जो इक्विटी फंड्स है, सभी जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आपके निवेश करने लायक सभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होने चाहिए। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, एक्टिव फंड, पैसिव फंड, सभी कुछ होना चाहिए। और हम अच्छी तरह से मैनेज करें तो हमारा ऐसा मानना है कि 5 साल 10 साल में भारत के ग्रोथ के साथ आपका भी ग्रोथ होगा। अप्स एंड डाउन्स इक्विटी मार्केट में आते रहते हैं, पर अगर आप निवेश करके इन्वेस्टमेंट पेशेंटली अगर अच्छी तरीके से करें तो आपका लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन होगा, ऐसा हमारा मानना है। लंबी अवधि की बात तो एग्री कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में के लिए इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट मैं बात कर रहा था अगले 6 मंथ 1 ईयर या मतलब आगे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या इन्वेस्टर्स को लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए? तो क्योंकि हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे मार्केट में, बट उसके बावजूद भी पिछले कुछ समय से मार्केट में अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। तो क्या तेज़ी आगे बरकरार रहेगी या फिर इन्वेस्टर को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम वैल्यूएशंस के माध्यम से देखें तो भारत की वैल्यूएशंस आज विश्व में कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, एशिया के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। उसका एक मूल कारण है जो भारत में एसआईपी इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ का है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का फ्लो अच्छा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आज फॉरेनर्स के जितना भी सेलिंग है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। अक्टूबर 2021 से करीबन हर महीने जून तक 40,000 से 45,000 करोड़ का सेलिंग जो फॉरेनर्स ने किया उसको एकदम अच्छी तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने एब्जॉर्ब किया। और जुलाई अगस्त में फॉरेनर्स का सेलिंग खत्म हुआ। इनफैक्ट अगस्त में अगर हम देखें तो आज तक शायद फॉरेनर्स ने 20,000 करोड़ की खरीदी की है। तो ये जो खरीदी की है उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक का सपोर्ट तो है ही है, तो मार्केट ने अच्छा एक बाउंस बैक दिया। अगले 6 महीने में कुछ चीज़ें हैं जो चिंतादायक हो सकती है। अमेरिका में 2 क्वार्टर कंसेक्यूटिवली नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आया है। अगर हम यूरोप की इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे जो वॉर के कारण गैस के जो दाम है वो इतने बढ़ चुके हैं कि यूरोपियन इकोनॉमी तकलीफ में है। इसलिए भारत में कोई तकलीफ ना होने के कारण या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग होने के कारण भारत का अगले 5-10 सालों तक आउटलुक अच्छा है। अगले 6 महीने में प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है कि विश्व में अगर थोड़ी मंदी आई तो शायद भारत में भी सॉफन हो सकता है। तो हमारा ऐसा हमेशा से मानना रहा है कि आपकी जितनी कुल संपत्ति है उसका 50% आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी में पैसा लगाए। बाकी के 30% जो है वो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ईटीएफ में आप लगाए और जो 20% बचते हैं उसे आप गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल में लगाए। अगर ये आप डिसिप्लिन रखते हैं और आपके पास 5 साल से ज़्यादा की अवधि है तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको पार्टिसिपेशन भी मिलेगा, आपको चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एक अच्छे सेहत में रहेगा। चिंतन, ये तो बात हुई एसेट एलोकेशन की, बट अगर हम बात करें विद इन इक्विटी तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस तरह के मार्केट कैप्स में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है? तो भारत में तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इतनी सारी नई कंपनियां बन रही, इतने सारे नए सेक्टर उभर रहे हैं, तीनों में अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पे फंड मैनेजर का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, आज मार्च 2020 से अगर हम देखें तो काफ़ी एक तेजी आ चुकी है मिड कैप, स्मॉल कैप में भी, पर वो एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे करीबन 1000 से 1500 कंपनियां हैं। तो अगर आपने अच्छे स्टॉक सिलेक्शन किए, अच्छे सेक्टर सिलेक्शन किए तो आपका पैसा हमेशा बन सकता है। आपने इससे पहले कहा था कि लमसम करना चाहिए कि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, हमारा ऐसा मानना है कि अगले 6 से 12 महीने आप स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। 18,000 की जो मार्केट है उस लेवल पे लमसम इन्वेस्टमेंट आप तभी कीजिए अगर आप इक्विटी में कम निवेश है। तो आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखिए, अगर आपका इक्विटी निवेश आज कम है तो ज़रूर आप ऐसे सेक्टर्स भी है जहाँ पे हमें पॉजिटिव रुख दिख रहा है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें पॉजिटिव रुख दिख रहा है। तो आप स्टैगर्ड मैनर में 6 से 12 महीने में, अगले 6 महीने में मानना चाहूँगा कि काफ़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। उसके बाद शायद विश्व मार्केट में आप देखोगे कि जो मुद्रास्फीति की दर है, इन्फ्लेशन ग्लोबली वो कम होगी। पर हाँ, जो ग्रोथ है ग्लोबल, वो ग्लोबल ग्रोथ में चिंता ज़रूर है। भारत के ग्रोथ पे चिंता कम है, ग्लोबल ग्रोथ पे चिंता ज़्यादा है। इसलिए मैं कहूँगा 6 से 8 महीने हम ऐसा मानते हैं आप स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए।
SIP चालू रखिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्कीम्स में निवेश कीजिए, और फिर हम सेक्टर्स की बात करेंगे जैसे हम आगे जाएंगे जिन्हें हमें पसंद आते हैं। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अगर मतलब आप क्योंकि इक्विटी की बात करें तो आपका होराइजन तो लंबा ही होना चाहिए, और 5 साल या उससे अधिक के लिए निवेश कर रहे हैं तो अगले 6 महीने में यदि आपने एक्यूमुलेट किया, क्योंकि रिटर्न्स की हम बात भी नहीं करेंगे, 6 मंथ की अगर बात कर रहे हैं इक्विटी में, तो शायद लंबे समय में बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा सेक्टर्स की बात, क्योंकि हमने देखा वैसे तो खैर जब हम बात करते हैं इक्विटी की तो मेरा मानना ये है कि लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, सभी तरह के सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो में हों, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को इस बात में भी दिलचस्पी होती है कि कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाया जा सके। मतलब अब इन्वेस्टर थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, और डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद एक तो फंड्स वो रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में कि ताकि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले थोड़े बेहतर रिटर्न्स अर्न किए जा सकें। तो ऐसे में अगले कुछ समय की हम बात करें तो किन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है? अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो आई थिंक फार्मा सेक्टर ने काफ़ी अच्छा किया था मार्च 2020 से लेके 2021 में। पिछले 1-1.5 सालों से ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, और जो बड़ा सेक्टर है जिसने शायद 3 से 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद अभी उभर रहा है वो बैंकिंग सेक्टर। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ग्रोथ आना है तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही फोकल पॉइंट रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉरेनर्स जब निवेश करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो वहाँ की बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश होता है उनका। तो हमारा ऐसा मानना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भारत में आएगा वापस, पिछले 6-8 महीनों में उन्होंने बेचा है, आज अगस्त के महीने में अगर उन्होंने लिया खरीदा तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग में एक पुश मिला। तो 6-7 सालों का NPA राइट ऑफ साइकिल हमारे अभी वो दौर पीछे चला गया। जो भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जो बिजनेस आउटलुक बढ़ रहा है, उसके कारण लोन ग्रोथ भी बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो जो लोन ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है। तो बैंक्स को दोनों तरीके से फायदा होगा, उनके NPA साइकिल कम हो रहे हैं, उनके जो बेस बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है अगले 6 से 12 महीनों में बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर सकता है। चिंतन, आपने अभी बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया, आपने हेल्थ केयर की बात की, लेकिन होता यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किस वक्त पर किस सेक्टर में एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, यानी कि रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। तो जैसा मैंने शुरुआत पे कहा कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न अर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस सेक्टर में एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पर आप अधिक पोटेंशियल देख रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास क्योंकि एक फंड ऑफ फंड स्कीम है, थीमेटिक एडवांटेज फंड, और मुझे लगता है कि शायद वो इसी बात को ध्यान रखते हुए बनाई गई है ताकि किस सेक्टर में एलोकेशन ज़्यादा हो वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकें। तो उसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जब लोग हमें पूछते थे कि इक्विटी में कितना निवेश होना चाहिए, डेट में कितना निवेश होना चाहिए, गोल्ड में, तो हमने कहा आप ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। फिर हमने देखा कि, और 2005 से जो मैं मार्केट देख रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर था 2005 से 2008, लोगों ने निवेश किया 2007-8 में, और फिर 10-12 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेशन रहा या नहीं चला, लोगों ने उसमें पैसा खोए। 2010 से 2015 फार्मा सेक्टर चला, लोगों ने 2010 में निवेश नहीं किया था पर 2014-15 में निवेश किया, और फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया। तो इन्वेस्टर्स परख नहीं पाते कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का सही टाइम क्या है। क्योंकि आमतौर पर अगर किसी चीज़ ने 2-3 साल तक अच्छा नहीं किया तो उसका जो टर्निंग पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट होता है वो निवेशक नहीं जान पाते क्योंकि उतना डीप स्टडी नहीं करते। तो हमने कहा क्यों ना हम एक ऐसा फंड ऑफ फंड क्रिएट करें जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और इसलिए हमने ICICI प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड को रीपोजिशन किया कि हम जो सेक्टर्स में हमें लगता है कि अगले 2-3 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसमें ज़्यादा वेटेज लेंगे, और अगर सेक्टर ने अच्छा कर लिया तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर आज से 1.5-2 साल पहले कमोडिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ते दाम पे थे पर लोगों को निवेश नहीं करना था वो सेक्टर, तो हमने एक काफ़ी बड़ा पोर्शन थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटी में निवेश किया था, और जब वो प्ले आउट हो गया तो हमने वो इन्वेस्टमेंट में से कम भी कर लिया। तो इन्वेस्टर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हम कितने मात्रा में कहाँ पैसा लगाए और फिर कब बुक करें, वो हम थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड के माध्यम से हम खुद वेटेज बढ़ाते हैं या घटाते हैं। आज की अगर हम स्थिति देखें तो सबसे बड़ा वेटेज है बैंकिंग। अक्टूबर 2021 में बैंकिंग का वेट शायद 5% से भी कम था फंड में,
आज बैंकिंग का वेट करीबन करीबन 30% के आसपास है। तो हम स्लोली बट श्योरली बैंकिंग का वेट बढ़ाए और हमारा ऐसा मानना है कि एक दौर ऐसा आएगा जब बैंकिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, हम उसमें प्रॉफिट बुक करके कहीं और लगाएंगे। जो दूसरा सेक्टर हमने अप्रैल मई के आसपास जब टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा करेक्ट हुआ तो हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर उसमें ऐड किया 15 से 20%। सो हम ये फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में कब हम निवेश करें, कितना प्रतिशत, और लोगों को एक्सपेक्टेशन ये है हमारा कि हम लोगों को लंबी अवधि में वो डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिले और मोर इम्पोर्टेंटली आप किसी सेक्टर में गलत समय में निवेश करके फंस ना जाओ। ऐसा हम करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा हर कॉल राइट जाएगा, पर 10 में से 7 या 8 कॉल हमारे राइट भी गए तो निवेशकों को इसका फायदा होगा, ऐसा हमारा मानना है। सही बात है, क्योंकि सेक्टर फंड में निवेश करने का उद्देश्य यही होता है कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिल सकें। बट अगर एंट्री और एग्जिट गलत हुआ तो शायद ब्रॉडर मार्केट के बराबर भी रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में डेफिनेटली एक्सपर्ट की एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप अगर किसी लार्ज कैप फंड में कर रहे हैं तो शायद आप इंडेक्स में करें या किसी एक्टिवली मैनेज फंड में करें तो भी ठीक है। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं किसी सेक्टर की, तो ऐसे में थीमेटिक एडवांटेज मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि गलती तो किसी से हो सकती है, लेकिन उस गलती को कितनी जल्दी सुधारा जा सकता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम बात करें अगर इंटरनेशनल फंड की, तो अक्सर सबसे पहले, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली किसी भी यूएस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करना या इवन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड उसके लिए एक चॉइस है ही। लेकिन आपके पास एक ग्लोबल एडवांटेज फंड भी है और वो भी एक फंड ऑफ फंड्स है। तो वो लॉन्च करने के पीछे क्या यही कारण था कि मल्टीपल इकोनॉमी का फ़ायदा मिल सके इन्वेस्टर्स को, और किस तरह से आप उसे मैनेज करते हैं उस पर भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बिल्कुल। तो हमने देखा कि इक्विटी, डेट, गोल्ड हो गया, एसेट एलोकेटर, फंड ऑफ फंड, थीमेटिक एडवांटेज सेक्टर्स और थीम्स में कैसे निवेश करना। काफ़ी लोग हमें प्रश्न पूछते थे कि एशिया में निवेश करना चाहिए, अमेरिका में निवेश करना चाहिए, कितना प्रतिशत कहाँ निवेश करना चाहिए और कब निवेश करना चाहिए, क्या सही मात्रा है। और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन से हमने लाया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड। बहुत ही सिंपल उसमें हम तरीके से मैनेज करते हैं कि एक है डेवलप्ड इकोनॉमी, एक है डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसे हम इमर्जिंग मार्केट्स कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यूएशन अंतर है, जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है और जो फंड फ्लो का डिफरेंस है, ये तीन चीज़ों पैरामीटर्स को हम ध्यान में रख के वेटेज देते हैं। आज अगर हम पिछले 1-1.5 सालों से देखें तो ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड में वैल्यूएशंस और उस हिसाब से हम एशिया की तरफ हमारा टिल्ट ज़्यादा है। अमेरिकी मार्केट आपने सही कहा, जो विश्व में $100 ट्रिलियन की ग्लोबल मार्केट कैप है रफली, उसका 50 से 55% हिस्सा यूएस का है। करीबन $50 ट्रिलियन की मार्केट कैप यूएस मार्केट्स की है। तो यूएस एक बहुत ही बड़ा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी है। पर 2012 से लेकर 2022 तक एक जो बिजनेस साइकिल है यूएस का काफ़ी अच्छा रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि शायद वो बिजनेस साइकिल टर्न हो रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यूएस में अंडरवेट रहना शायद सही रहेगा, स्पेशली जो फेवरेट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है उसमें काफ़ी एक 10 साल में तेज़ी आ चुकी है। और अगर हम लेटेस्ट नंबर्स देखें उनके जो टर्नओवर के हैं या उनके जो रेवेन्यू के हैं, उनका ग्रोथ काफ़ी कम हो गया है पिछले 4-5 सालों के मुकाबले में। तो जो वैल्यूएशंस है और जो एक बिजनेस साइकिल के हिसाब से अमेरिकी मार्केट्स में 15 से 20% और एशियन मार्केट्स में 70 से 80% रुझान होना चाहिए। और ऐसे ही हमारा ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड पोजीशनड है। वहाँ पे हांगकांग, चाइना, जापान एक बड़ी मात्रा में हमने निवेश किया है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, लोगों का 10% अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहा है तो उसमें से 8% शायद एशिया में जा सकता है, 2% अमेरिका में जा सकता है आज के जो वैल्यूएशंस है उस हिसाब से। और हमारा ऐसा मानना है कि आपके पास अगर एक बैलेंस डाइट है और आपके पास सभी पोर्टफोलियो में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स है तो ये ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड एक एडिशन हो जाएगा। 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो का इसमें निवेश कर सकते हो और आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का फायदा भारत में म्यूचुअल फंड के द्वारा मिल जाएगा। तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि अगर किसी निवेशक के पास ऑलरेडी एक S&P 500 या नैस्डैक 100 फंड है, उसके तो यूएस में तो इन्वेस्टमेंट हो ही गया, उसके साथ में ग्लोबल एडवांटेज फंड को भी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आपने खुद कहा कि उसमें इस वक्त पर यूएस में एलोकेशन कम है, लेकिन साथ ही दूसरे मार्केट्स में ज़्यादा
एलोकेशन है, तो उस हिसाब से यदि दोनों फंड्स हों लंबे समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए यूएस में आप बहुत अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो जैसे हम यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के साथ साथ एक फ्लेक्सी कैप भी रख लेते हैं ताकि उसका एक अलग एडवांटेज मिल सके। तो ऐसा भी हो सकता है यदि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ ठीक ठाक है तो ऐसे में आप 2 इंटरनेशनल फंड भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर अमेरिका मार्केट देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या कंपनियों का मूल्य के हिसाब से 50% अमेरिका है, पर अगर हम विश्व में देखें तो 22 से 25% अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, बाकी चाइना है 15-20% और दूसरे जो देश है यूरोप वगैरह। तो एक बड़ा जीडीपी का हिस्सा अमेरिका के बाहर भी है। तो अगर वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड के द्वारा वहां पे पार्टिसिपेशन भी मिल जाएगा, अमेरिका में भी मिल जाएगा। तो आप 2 या 3 फंड्स भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखना है, पर विश्व में सभी मार्केट्स में अगर आपको एक्सपोजर चाहिए एक सही मात्रा में तो आपको ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड एक अच्छा जरिया है, आप उसे ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और उसमें निवेश भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है इक्विटी की बात और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की बात। साथ ही आपके पास एक डेट मैनेजमेंट फंड भी है जो कि फंड ऑफ फंड्स है। तो किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? भारत में हमने देखा है कि जो टोटल हमारी सेविंग्स है $10 ट्रिलियन, उसमें से शायद सिर्फ 5% हिस्सा इक्विटी का है। हमने बहुत सारी चर्चा इक्विटी पे की, पर सिर्फ 5% हमारी जो टोटल सेविंग्स है $10 ट्रिलियन की, $1 ट्रिलियन यानी करीबन 80 लाख करोड़ रुपए होते हैं, वो उसमें से 5% इक्विटी में है, 27 से 28% फिक्स्ड इनकम में है। तो ये बड़ा हिस्सा है। तो सभी लोगों को फिक्स्ड इनकम में निवेश करना होता है, सेफ्टी भी लगती है, कंफर्ट भी मिलता है। तो हमने जो ऐसे प्रूडेंशियल डेट मैनेजमेंट फंड ऑफ फंड जो रन कर रहे हैं हम, उसका उद्देश्य एक ही है कि निवेशकों को पता नहीं होता कि कौन से फंड सही है इन्वेस्ट करने के लिए। क्या क्योंकि ड्यूरेशन होता है, कोई फंड्स का ड्यूरेशन 1 साल होता है, कोई फंड का ड्यूरेशन 10 साल होता है, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है या घटता है तो अलग अलग फंड का अलग अलग इम्पैक्ट आता है। फिर क्रेडिट फंड्स भी होते हैं जो बॉन्ड्स में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग रेटिंग्स होती है। आम निवेशक को हमने देखा है, और क्योंकि मैं इक्विटी बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे भी कभी कभी कम नॉलेज होता है कि कौन सा बॉन्ड, कौन सी क्रेडिट, कौन सा स्प्रेड। तो ये सब चीज़ों को जो फंड मैनेजर्स है, जो जिनका काम ही है सुबह से लेकर शाम तक ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना, अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या ब्याज दरें बढ़ेगी, घटेगी, कौन सा पेपर्स का वैल्यूएशन आज सस्ता है, महंगा है। तो इसीलिए हमने ICICI प्रूडेंशियल डेट मैनेजमेंट फंड ऑफ फंड लाया कि आप चिंता ना करें कि कौन से कितने साल के पेपर में आपको पैसा लगाना है या कौन से फंड में पैसा लगाना है जिसकी जो अवधि है वो 1 साल है या 10 साल है। फिर क्रेडिट पेपर्स AA के नीचे है या AAA में है, क्योंकि आज अगर आप AAA देखो तो बहुत ही कम यील्ड मिल रहा है, पर AA में एक अच्छा स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आपको अच्छे पेपर्स में अच्छा यील्ड भी मिल जाता है। तब फंड मैनेजर के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि अच्छे फंड, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स जो है डेट में, और वो चेंज करते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, और जब आपको पैसा लगेगा आप 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जब भी आपको पैसा निकालना है आप निकाल सकते हो। आप अभी भी निकाल सकते हो, पर 3 साल आप रखे तो आपको टैक्सेशन का एडवांटेज मिल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसे मैनेज करने का, जहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है कितनी अवधि का जो फंड है वो लेना चाहिए, कौन से क्रेडिट पेपर प्रोफाइल का फंड लेना चाहिए, और एक अच्छा मिश्रण आपको मिल जाए तो आपका परफॉर्मेंस रिस्क एडजस्टेड अच्छा रहेगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपके साथ में कि इक्विटी में फंड सिलेक्शन शायद आसान होता है कंपेयर टू डेट, क्योंकि पहली बात तो निवेशक के लिए इक्विटी और डेट, मतलब डेट को इन्वेस्टर्स एक कैटेगरी समझते हैं, लेकिन अगर हम सेबी का जो कैटेगराइजेशन है उसके साथ बात करें तो 16 कैटेगरीज हैं डेट इटसेल्फ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से तय करना पड़ता है कि किस तरह के डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप एक फंड सेलेक्ट कीजिए और आपको चॉइस मिल जाएगी वहाँ पर, जैसा हम इक्विटी में बोलते हैं फ्लेक्सी कैप में, कि निवेशक को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे किस तरह के मार्केट कैप में एलोकेशन ज़्यादा कम करना है, तो शायद वही यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि डेट मैनेजमेंट में वो फ़ायदा मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स को अगर एक डेट फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो वो आपके हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल डेट मैनेजमेंट फंड ऑफ फंड होना चाहिए। ओके, तो ये हमने बात की काफ़ी सेक्टर्स की, डेट और इक्विटी के एलोकेशन की, इंटरनेशनल फंड की हमने
जिक्र किया कि किस तरह से यूएस के साथ साथ दूसरी इकोनॉमी का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास फंड ऑफ फंड्स हैं, तो उनकी थोड़ी सी विशेषता अगर संक्षेप में बता सकें। तो ये हमने कहा जितने भी चारों बात की उसमें अंडरलाइंग फंड्स है वो एक्टिव फंड्स है। आपने जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आपने कहा था कि जो फंड ऑफ फंड्स ईटीएफ में भी निवेश करते हैं बिल्कुल। वैसे भी है। तो इंडिविजुअल ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वाले फंड ऑफ फंड भी है, क्योंकि हम ये जानते हैं और मानते हैं कि बहुत सारे निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट शायद ना भी हो। ओके। तो उनके लिए जो फंड ऑफ फंड एक तरीका है जो ईटीएफ में निवेश करने को मिलता है। तो हमारे जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वॉल 30 ईटीएफ, उसमें आपके पास ईटीएफ में आप एक्सचेंज पे तो खरीद सकते हो, पर अगर आपके पास ट्रेडिंग करने का मौका नहीं है, आप नहीं कर सकते कोई कारणवश, तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वॉल 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड है उसके द्वारा आप निवेश कर सकते हो उसमें। सिमिलरली जो हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 अल्फा लो वॉल 30 ईटीएफ है उसका भी फंड ऑफ फंड है। जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी 500 ईटीएफ फंड ऑफ फंड है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 500 स्टॉक एक साथ खरीद लो तो आपको पूरी मार्केट मिल जाती है और इसे लंबी अवधि के लिए रखें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो उसका भी फंड ऑफ फंड है। और अगर आपको अलग अलग ईटीएफ में एक साथ एक प्रोडक्ट चाहिए जो निवेश करता है इक्विटी में भी, डेट में भी, इंटरनेशनल में भी और गोल्ड में भी, तो हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड लॉन्च किया था करीबन जनवरी 2022 में। तो आप उसे एक प्रोडक्ट के तरीके से निवेश कर सकते हो जहाँ पे आपको इंटरनेशनल ईटीएफ्स में भी निवेश मिल जाएगा, भारत के ईटीएफ्स में भी निवेश मिल जाएगा, इक्विटी और डेट, और गोल्ड में भी अगर हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड में अपसाइड है तो हम उसमें गोल्ड भी ले सकते हैं। तो चारों का एक साथ मिश्रण आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड में मिल जाएगा। चिंतन, क्योंकि एक फंड ऑफ फंड्स जो है वो या तो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है या फिर ईटीएफ में, तो कई बार निवेशकों के मन में एक सवाल होता है कि जो एक्सपेंस है वो आपको पहले जो अंडरलाइंग फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो भी है और साथ में फंड ऑफ फंड्स का भी। हालांकि मैंने सभी फंड्स को अच्छे से एनालाइज किया है और देखा है कि बहुत टोटल मिलाकर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी इस बात को इन्वेस्टर्स को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि यदि वो डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हों या फिर क्यों ना कर लें, ठीक है डीमैट अकाउंट उनको ओपन करना पड़ेगा, वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उनका जो एडिशनल एक्सपेंस है वो बचेगा। या आप ये कहते हैं कि जो डीमैट का एक्सपेंस है, क्योंकि वहाँ पर भी आपके एनुअल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस या फिर उसके अलावा ट्रेडिंग चार्जेस हों, डीमैट चार्जेस हों, वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो इनको अगर कंपेयर करना हो कि मैं डायरेक्टली करूं उन स्कीम्स में या फिर मैं फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से करूं, तो क्या बेहतर रहेगा, और इस एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल। तो आपने सही कहा कि जो फंड ऑफ फंड है वो निवेश कर रहा है फंड में, तो फंड ऑफ फंड का एक एक्सपेंस होता है, फिर जो अंडरलाइंग फंड है उसका भी एक्सपेंस रेशियो होता है। दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो ये दोनों रेगुलेटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर सीमा के बाहर हम चार्ज नहीं कर सकते। दूसरा, जब हम फंड ऑफ फंड रन कर रहे हैं तो हमारा ये हेतु नहीं है कि हम फंड ऑफ फंड मतलब डबल चार्ज करें। हमारा हेतु ये है, और इन्वेस्टर्स के लिए ये फ़ायदा है कि अगर हमने सही फंड परफॉर्मेंस या सही फंड सिलेक्शन किया तो जो उनका फ़ायदा होगा वो मोर देन मेकअप फॉर दिस एडिशनल एक्सपेंस। जो एडिशनल एक्सपेंस आपको चार्ज हो रहा है वो भी काफ़ी नॉमिनल होता है, क्योंकि हमारा, जैसे कि मैंने कहा, उद्देश्य ये है कि एक माध्यम है, ये माध्यम हम आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको खुद सिलेक्ट ना करना पड़े। और आप खुद जब एंट्री एग्जिट करते हो तो आपको टैक्सेशन भी लग जाता है, और टैक्सेशन से ज़्यादा मैं ये मानना चाहूँगा कि आपको रॉन्ग एंट्री रॉन्ग एग्जिट का जो पेन हो सकता है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो अगर हम ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं फंड ऑफ फंड के माध्यम से, तो आपको जो ये एडिशनल चार्ज दिख रहा है जो कि काफ़ी, और जैसे कि आपने कहा हम भी उसे मामूली रखते हैं या कम ही रखते हैं, ताकि उद्देश्य ये नहीं है कि हम पैसा इसमें कमाएं, उद्देश्य ये है कि इन्वेस्टर्स का अगर फ़ायदा हो तो हमारा फ़ायदा हो, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ये है कि अगर इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा नहीं होगा तो हमारा फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले इन्वेस्टर फिर हम, ये हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है। और हम इसीलिए ये जो पूरा फंड ऑफ फंड सीरीज़ है, सोच नहीं है, पिछले 2-3 सालों में ये बढ़ रहा है, पर हमारा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे हम सिलेक्शन का जो परफॉर्मेंस है और जो लोग निवेश कर रहे हैं और 3-4 साल 5 साल हो जाएंगे तो इसका पावर लोगों को पता चलेगा। और मैं शुक्रिया अदा देना चाहूँगा, आपने हमें समय दिया कि हम आपसे इस बारे में बात कर पाए और चर्चा कर पाए इतने विस्तार से। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने समय निकाला आज और व्यूवर्स को बहुत सारी बातें बताई। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब यदि आपको थीमेटिक
फंड्स में या सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इंडिविजुअल सेक्टर चुनने की बजाय यदि आप इस तरह के फंड्स में करेंगे, फंड ऑफ फंड्स में करेंगे, तो शायद लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो मार्केट को टाइम करना तो बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो मैं पहले भी कह रहा था कि अगर आपको सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन से सेक्टर्स में करना चाहिए। तो इसके पीछे आप जब किसी थीम को चुनते हैं या थीमेटिक एडवांटेज फंड की हम बात कर लें, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस वक्त पर कौन से सेक्टर्स में एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? बिल्कुल, एक किसी सेक्टर के बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, एक किसी सेगमेंट के, एक किसी थीम के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ऑटो की बात करें, पिछले 1 सालों में ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया, 6 महीने में ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया है। 1 साल पहले बहुत सारी तकलीफें थी, कोविड लॉकडाउन था, गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी, सेमीकंडक्टर इश्यूज थे। पर अगर आप डीप स्टडी कर रहे हो तो आपको दिख जाता है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं, 1-1.5 साल में लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, तो ये कंपनी साइक्लिकल। सो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसे हम साइक्लिकल सेक्टर्स कहते हैं। ऑटो एक सेक्टर है, बैंकिंग एक सेक्टर है, मेटल्स एक सेक्टर है। इन सेक्टर्स में आपने अगर सही समय पर निवेश किया, आप पिछले 1-1.5 साल से देखिए तो एक समाना था जब टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, केमिकल सेक्टर ने अच्छा किया, आज पेपर सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो अलग अलग सेक्टर, हर सेक्टर का ज़रूर एक फंड नहीं होता, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सेक्टर्स अलग अलग, बिकॉज ऑफ ग्लोबली कुछ चीज़ें हो रही है, लोकली कुछ चीज़ें हो रही है, रूल्स चेंज हो रहे हैं। अभी अगर आप म्यूचुअल फंड का ढांचा देखें तो एक CIO है, फंड मैनेजर्स है और एनालिस्ट है, करीबन 15 से 16 सेक्टोरल एनालिस्ट है। उनका काम ही वो है सेक्टर्स, और वो रोज साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, फिर फंड मैनेजर, फिर CIO। तो इतना पूरा स्ट्रक्चर होने के बाद आसान हो जाता है पता लगाना कि हाँ अभी ये सेक्टर में शायद हम रुचि ले सकते हैं, और आप स्लोली उसमें ऐड कर सकते हो। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एक फंड मैनेजर, एक इंडिविजुअल एनालिस्ट सभी 15-16 चीज़ों पे ध्यान नहीं रख सकता, पर जब एक टीम ध्यान रखती है तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि फंड ऑफ फंड एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है आपको ये इंडिकेशन देने के लिए कि एज ICICI प्रूडेंशियल हम क्या सोच रहे हैं, और वो सोच को हम फंड ऑफ फंड में रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं और आपका उसमें फ़ायदा हो, ऐसे हम आशा करते हैं। शुक्रिया। चिंतन, एक बात और पूछनी थी आपसे, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड में तो खैर काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और पिछले कुछ समय में काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी है म्यूचुअल फंड्स की, अब एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गया है। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं तो इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सब बहुत आसानी से समझ में आते हैं। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि निवेशकों को फंड ऑफ फंड्स की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में फंड ऑफ फंड्स को इंक्लूड करना चाहिए। तो ऐसे में यदि बात करूं कि पहले एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम कोई अगर शामिल करनी हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो अगर आप पैसिव एडवांटेज में ना भी करें तो चलिए आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है, बट एक ऐसा फंड आप बताइए जो निवेशकों को सबसे पहले इन जो मैंने 5 फंड्स की बात की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इसके बाद यदि एक फंड ऑफ फंड्स को ऐड करना हो तो कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल, हम हमेशा से मानते हैं कि एसेट एलोकेशन जो सिखाया नहीं जाता पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, वो एसेट एलोकेशन हमेशा आपका फर्स्ट स्टॉप होना चाहिए। और इसलिए मैं मानूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के साथ आप शुरुआत कीजिए, और फिर आप जैसे कि थीमेटिक एडवांटेज और ग्लोबल एडवांटेज में आगे निवेश कर सकते हैं। तो अगर किसी एक फंड को चूज़ करना है तो आप ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड को आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद चिंतन जी, आज आपने हमारे समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, इन सब मुद्दों पर हमने विस्तार से बात की। और साथ ही यदि इन्वेस्टर्स को सेक्टर्स चुनने हो या फिर कुछ थीम या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ऐसे में फंड ऑफ फंड्स किस तरह से इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इस पर आपने विस्तार से चर्चा की। तो मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स को इसके बहुत फ़ायदा मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।